तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। पहला क्वेश्चन कह रहा है ए बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स एक्सेलरेशन विल बी। मतलब कि कह रहा है कि एक बॉडी है जिसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म है। अगर वेलोसिटी यूनिफॉर्म है मतलब कि वो बॉडी ना तो स्पीड चेंज कर रही है और ना ही डायरेक्शन चेंज कर रही है। अगर किसी भी बॉडी का हमें वेलोसिटी यूनिफॉर्म करना है तो उसका एक्सेलरेशन जो है उसे जीरो करना पड़ेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा जीरो। अगला क्वेश्चन कह रहा है द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड। मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं ये पूरी लाइन जो है ये एक्सेलरेशन की डिफिनेशन है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। लेकिन आपको मैं बता दूं कि ये लिखा कैसे जाता है। तो एक्सेलरेशन जो है ऐसे लिखा जाता है, आप देखे होंगे 9th 10th में भी दिया हुआ है और 11th 12th में भी ये दिया हुआ है। ये लिखा जाता है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी, या फिर डी वी अपॉन डी टी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है विच इक्वेशन इज रॉन्ग इन द फॉलोइंग। तो सबसे पहले हम इक्वेशन पढ़ लेते हैं कौन कौन सी इक्वेशन है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सही है। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सही है। v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, यह भी सही है। चौथा कह रहा है कि v इज इक्वल टू यू प्लस ए एस, ये गलत है, ये कोई इक्वेशन नहीं है, आपने इसके बारे में पढ़ा भी नहीं होगा कहीं पे। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है ए रेसिंग कार इज मूविंग विद एन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, कह रहा है कि हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 10 सेकेंड आफ्टर इट स्टार्ट मूविंग फ्रॉम रेस्ट। अगर यह बॉडी जो है या कार जीरो से स्टार्ट होती है, मतलब रेस्ट से स्टार्ट होती है, तो 10 सेकेंड बाद ये कितनी दूरी तय कर लेगी। तो हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है और u जो है जीरो दिया हुआ है क्योंकि रेस्ट पे कह रहा है बॉडी है। तो हमें एक इक्वेशन ऑफ मोशन का इस्तेमाल करेंगे, पहला वाला s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर का यूज करके हम इसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। हमें पहले दिया हुआ है जीरो, u जीरो है, टाइम t है, प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन 4 है और टाइम 10 इंटू 10 क्योंकि 10 का स्क्वायर है। ये पूरा ऑटोमेटिक जीरो हो जाएगा क्योंकि जीरो से मल्टीप्लाई है, 2 से 4 कट जाएगा, 2 आएगा। आंसर आ जाएगा 200 मीटर्स। आंसर 200 मीटर्स आएगा। ऑप्शन में हम देख लेते हैं कि आंसर है कि नहीं। सबसे पहला ऑप्शन ही है 200 मीटर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है अ पार्टिकल फॉल्स फ्रीली फ्रॉम अ हाइट h देन फाइंड द हाइट कवर्ड इन 2 सेकेंड्स। मतलब कि कोई जो है पार्टिकल है, कह रहा है कोई पार्टिकल है जो h हाइट से नीचे आ रहा है, मतलब कि ये h है। यहाँ से पार्टिकल ने गिरना स्टार्ट किया, कह रहा है कि वो 2 सेकेंड बाद कितनी हाइट पर होगा, मतलब नीचे गिरते गिरते वो कितने नीचे आ चुका होगा। सेम इक्वेशन का हम फिर से इस्तेमाल करेंगे, बस हम s की जगह h का इस्तेमाल करेंगे, मतलब हाइट जो है यही डिस्टेंस रखेंगे और एक्सेलरेशन को हम g मानेंगे। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। h इज इक्वल टू यू टी, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ, a की जगह g रखेंगे, ये जी टी स्क्वायर हो जाएगा। h इज इक्वल टू हाफ जी टी यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। सेम चीज़ सारी हम रखेंगे। u यहाँ पर जीरो होगा क्योंकि बॉडी जो है ऊपर से फ्री फॉल हो रही है, तो जीरो से स्टार्ट करेगी, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। हम आगे बढ़ेंगे, हाफ इंटू जी की वैल्यू हम 10 रखेंगे या 9.8 रखेंगे, दोनों आप रख सकते हैं। आंसर जो है अप्रॉक्सीमेटली में आ जाएगा। टाइम हमें 2 सेकेंड दिया है, तो 2 सेकेंड का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 20। h इज इक्वल टू 20 आएगा।
तो हम इसमें ऑप्शन खोजेंगे कि 20 के आसपास कौन सा है, क्योंकि हमने जो है g की वैल्यू 10 रख दिया। हमें 9.8 रखना चाहिए था। अगर हम 9.8 रखते तो सटीक वैल्यू आती। तो जो वैल्यू 20 के आसपास होगी वही हम यहाँ पर मान लेंगे। 19.6 जो है ये 19.6 20 के एकदम पास में है, यही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन विच मोशन इज द एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड नॉर्मल टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। मतलब क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कोई मोशन आप बताइए जिसका एक्सेलरेशन जो है हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर होता हो। तो चलिए हम ऑप्शन देख लेते हैं। लीनियर मोशन में हमेशा ऐसा नहीं हो सकता है। सर्कुलर मोशन में हो सकता है। प्रोजेक्टाइल मोशन में हमेशा ऐसा नहीं होता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन में भी हमेशा नहीं होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सर्कुलर मोशन। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ऑफ ए बॉडी द वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट स्पीड चेंजेस। सबसे पहली चीज़ तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है, कोई भी बॉडी है, मतलब इस तरीके से वो मूवमेंट कर रहा है। द वेलोसिटी इज कांस्टेंट बट स्पीड चेंजेस। सर्कुलर मोशन में अगर स्पीड चेंज हो रही है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे हो सकती है? वो तो ऑटोमेटिक चेंज ही होगी। दूसरा कह रहा है कि द स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस, ये हो सकता है। बोथ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी चेंजेस, बोथ स्पीड एज वेल एज वेलोसिटी इज कांस्टेंट। देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन सही होगा, द स्पीड इज कांस्टेंट बट वेलोसिटी चेंजेस। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि देखिए स्पीड जो है क्योंकि सर्कुलर मोशन जो हमसे कहा गया था वह यूनिफॉर्म है। पहली चीज़ तो ये है, मतलब उसकी स्पीड सेम है। लेकिन सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कभी भी यूनिफॉर्म नहीं हो सकती, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होता रहता है। इस वजह से यहाँ पर लिखा हुआ है कि वेलोसिटी चेंजेस। जब हम वेक्टर क्वांटिटी देखते हैं तो अगर डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है तो हम मानते हैं कि उस क्वांटिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। इसी वजह से इसमें आंसर बी होगा। स्पीड तो कांस्टेंट हो सकती है लेकिन वेलोसिटी चेंज होती रहेगी, क्योंकि उसका डायरेक्शन चेंज होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि when a body moves at a constant speed in a circular path it has an acceleration directed tangentially, ये ऑप्शन गलत है। an acceleration directed radially inward acceleration नहीं लग सकता है। an acceleration away from the center, ये हो सकता है। no acceleration is directed, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई acceleration नहीं हो। अगर acceleration नहीं होगा तो डायरेक्शन कैसे चेंज करेगी बॉडी? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, एन एक्सेलरेशन अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स कैन कॉज चेंज इन। ऑप्शन में है स्टेट ऑफ मोशन, रेस्ट, डायरेक्शन ऑफ मोशन, शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए फोर्स कुछ भी कर सकता है, जैसे कि रेस्ट से किसी बॉडी को चला सकता है, 0 से V पे ले जा सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है और शेप और साइज भी उसका चेंज कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव। इसमें से सारे ऑप्शन सही हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट टेंड्स टू रिमेन इन इट्स स्टेट एट मोशन और ऑफ रेस्ट इज कॉल्ड। देखिए इसमें सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि उस प्रोसेस का नाम बताइए जिसकी वजह से बॉडी हर संभव कोशिश करती है कि वह अगर मोशन में है तो मोशन में रहे और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहे। तो इसका आंसर आपको पता होगा, इनर्शिया। ये न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ भी है यही, कि लॉ ऑफ इनर्शिया को हम न्यूटन का फर्स्ट लॉ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है द इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डिपेंड्स ऑन। कह रहा है कि इनर्शिया किसी भी बॉडी की किस पे डिपेंड करती है? तो बता दें आपको, इनर्शिया वेलोसिटी, लेंथ या एक्सेलरेशन किसी पर भी डिपेंड नहीं करती है। इनर्शिया हमेशा मास पे डिपेंड करेगी, उससे वेलोसिटी, लेंथ और एक्सेलरेशन से कोई भी लेना देना नहीं होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है द सोल ऑफ शूज वन मेड रफ
टू इंक्रीज। मतलब जूते का जो सोल होता है उसे रफ़ क्यों बनाते हैं हम लोग, खुरदरा क्यों होता है? तो उसका सिंपल सा रीज़न है फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, स्लाइडिंग मोशन, मोशन को बढ़ाने के लिए नहीं किया जाता है। रोलिंग मोशन, ये भी नहीं है। फ्रिक्शनल फोर्स, हाँ हम फ्रिक्शन को बढ़ाने के लिए करते हैं, तो आंसर होगा फ्रिक्शनल फोर्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज आल्सो कॉल्ड एज। न्यूटन के पहले नियम को हम क्या कहते हैं? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसमें से कौन सा वेक्टर क्वांटिटी है? टाइम, वॉल्यूम, मोमेंटम, डेंसिटी। तो टाइम तो वेक्टर क्वांटिटी हो ही नहीं सकता है। वॉल्यूम से भी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। डेंसिटी का भी डायरेक्शन का कोई लेना देना नहीं है। इसमें आ जाएगा मोमेंटम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इफ़ द वेलोसिटी ऑफ ए मूविंग बॉडी इज़ डबल्ड। कह रहा है कि हम वेलोसिटी को दोगुना कर दें, यानी कि 2v कर दें। देन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इज़ डबल्ड। इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है वो डबल हो जाएगी? अगर हम वेलोसिटी को डबल करेंगे तो उससे एक्सेलरेशन का कोई वो नहीं है, वो एक्सेलरेशन डबल तो नहीं हो सकता। वेट का कोई लेना देना नहीं है वेलोसिटी से, मास का कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर हम वेलोसिटी को बढ़ाते हैं, 2 गुना करते हैं, तो मोमेंटम डबल हो जाएगा, क्योंकि मोमेंटम का फार्मूला जो होता है वह mv होता है। अगर हम v की जगह 2v रखेंगे तो इसकी वैल्यू दोगुनी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोमेंटम इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड। अभी हमने आपको बताया है कि मोमेंटम जो है, मोमेंटम इज इक्वल टू होता है mv। तो हमें कह रहा है कि मास और किसका? तो वेलोसिटी का, मास और वेलोसिटी का। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं चेंज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू। कह रहा है कि मोमेंटम में चेंज जो है वो किसके बराबर होगा? सबसे पहले हम फार्मूला लिख लेते हैं कि डेल्टा v डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू फोर्स होता है। डेल्टा p अपॉन डेल्टा t फोर्स होता है। हमसे कह रहा है कि डेल्टा p किसके बराबर है? तो F इंटू डेल्टा t के बराबर है, और F इंटू डेल्टा t को हम इम्पल्स कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा इम्पल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है न्यूटन्स सेकेंड लॉ आल्सो एक्सप्लेन्स द लॉ ऑफ। तो न्यूटन सेकेंड लॉ मोमेंटम को एक्सप्लेन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हेन अ कांस्टेंट फोर्स इज अप्लाइड टू ए बॉडी इट मूव्स विद यूनिफॉर्म। जब भी फोर्स कांस्टेंट होगा तो याद रखिएगा एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो जाएगा या यूनिफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड। अभी हमने आपको बताया था रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा p अपॉन डेल्टा t इज इक्वल टू फोर्स। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं।